नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके साथ हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न के साथ जो आपको पिछले क्लास के लिए दिया गया था। मटुआ समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाली मटुआ विभाजन के दौरान बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए। मटुआ महासंघ एक धार्मिक सुधार आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1860 ईस्वी के आसपास हरिचंद ठाकुर ने की थी। पश्चिम बंगाल में मटुआ समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। आपको इसमें से सही कथन चुनने हैं। ठीक है, तो ये मटुआ समुदाय अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि सीएए रूल्स जो है नोटिफाई किए गए थे सरकार के द्वारा। सीएए 2019 में ये एक्ट लागू आया था और उसके बाद अभी इनको लेकर के कुछ ऐसे नियम हैं जो कि सरकार के द्वारा पब्लिक डोमेन में रखे गए और उसकी वजह से ये चर्चा में था। अब ये जो मटुआ कम्युनिटी है ये जो है बेसिकली मूल रूप से आप कह सकते हैं कि एक हिंदू सेक्ट है जो बेसिकली आपके ईस्टर्न पाकिस्तान या फिर पूर्वी पाकिस्तान और यूं कहें कि आज के बांग्लादेश में मिलता था और उसके बाद इनका वहां पे कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से ये माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आने लगे थे। ठीक है, तो इनकी अच्छी खासी जो प्रेजेंस कह सकते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपकी मटुआ कम्युनिटी है और आप इस अगले पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश है और यहाँ पे इस एरिया में ये मिलते पहले लोकेटेड थे, यहाँ पे सेटल थे और फिर प्रोसिक्यूशन की वजह से ये धीरे धीरे भारत की तरफ आने लगे और ये वेस्ट बंगाल के पूर्वी हिस्से में अभी यहाँ पे काफी मात्रा में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हु वॉज हरिचंद ठाकुर। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक मटुआ महासंघ की स्थापना की थी। ये एक समाज सुधार आंदोलन था। यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस बारे में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोगों से बड़ी संख्या में मटुआ महामेले में आने का आग्रह किया। मटुआ लोग अपना वंश पूर्वी बंगाल में मानते हैं और उनमें से कई विभाजन के बाद बांग्लादेश और कई विभाजन के बाद आ गए तो कई बांग्लादेश के गठन के बाद भारत की तरफ आए। ठीक है, मटुआ महासंघ एक धार्मिक सुधार आंदोलन है और एक संप्रदाय है जो 1800 के दशक के मध्य में है, यानी कि 1850-60 के आसपास जो है पूर्वी बंगाल में हरिचंद ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया था और ये है हरिचंद ठाकुर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज डे को लेकर के दृष्टि आईएएस आपके लिए कुछ खास ऑफर लेके आया है। इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे 21 और 22 अप्रैल तक ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं और यहाँ पे सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज पर आपको 40% की छूट आपको मिलेगी। तो आप इसमें दिए गए नंबर पे 8010440440 या फिर 8750187501 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल है प्युंगरू झील, वसुंधरा ताल और माबन झील हाल में खबरों में थे, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय। अब ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत के उत्तराखंड में ये झीलें मौजूद है और ये अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए थी कि यहाँ पे बाढ़ का खतरा बताया गया। उत्तराखंड में लगभग 13 ऐसी झीलें हैं जहां पे ये कहा गया है कि यहाँ पे बाढ़ का खतरा ज्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों है वो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ झीलें हैं जैसे वसुंधरा ताल, प्युंगरू, माबन, जो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये तीनों ही उत्तराखंड में मौजूद है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यहाँ पे, तो इनको खतरा है जो हिमनद होते हैं उनमें से पानी, जब कहते हैं कि अगर बर्फ पिघलने लगती है हिमनद में से, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ग्लेशियर है और यहाँ पे बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, पिघलने की वजह से यहाँ पे एक झील जैसा बन जाता है। ठीक है, और ये झील है और यहाँ पे जैसे ये आपका एम्बैंकमेंट है या फिर ये कहे कि इस झील को पकड़ के रखा हुआ है, इसका किनारा है। ठीक है, जब यहाँ पे पानी जो है, ये बर्फ जो है पिघलने लगेगी और ये पानी बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे ये पानी का स्तर यहाँ बढ़ेगा और जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ेगा तो आपको पता है पानी एक अपने आप में हाइड्रोलॉजिकल फोर्स लगाता है या फिर आप यूं कहें कि एक बल लगाता है। उसकी वजह से अगर ये एरिया, ये किनारा अगर टूट जाता है, ठीक है, ये जो इसको बांधे रखा हुआ है ये अगर टूट जाता है तो इसकी वजह से नीचे के राज्यों में, नीचे के जो गांव है वहां पे बाढ़ आ सकती है और ऐसी बाढ़ों को कहा जाता है कि ये हिमनद की वजह से आए हुए बाढ़ से। ठीक है, और या फिर फ्लड्स है, तो इसलिए इनको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड।
यानी कि या फिर यूं कहें कि जो हिमनद झीलें होती है उनके फूट जाने की वजह से जो बाढ़ें आती है उनको कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि उत्तराखंड में इनका खतरा ज्यादा है। आपने सदर्न लोहनक लेक के बारे में सुना होगा, लोहनक लेक के बारे में सुना होगा, जो कि सिक्किम में है और अभी तीस्ता रिवर में उसी की वजह से बाढ़ भी आ गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वन्यजीव गलियारे के रूप में स्थित है जो अलवर के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होता है और हरियाणा के विभिन्न जिलों में से होकर गुजरता है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है, अभयारण्य में देसी पौधे, कांटदार उपांग, मोम लेपित, रसदार और टोमेटोज पत्तियों जैसे ज़ेरोफाइटिक अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ज़ेरोफाइटिक का मतलब है कि जब भी हम लोग डेजर्ट वगैरह की बात करें, मरुस्थल वगैरह की बात करते हैं, वहां पे ऐसी वनस्पति ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे गौरतलब है कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान में इसकी होने की संभावना ज्यादा है। दूसरी बात करें जब हम लोग इस पर्टिकुलर गलियारे के बारे में, असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य की, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एरिया है यहां से लेकर के ये जो इस तरीके से लंबा सा एरिया है, ये आपका है असोला भाटी अभयारण्य। सो यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है नीचे की तरफ, जो कि अलवर में है, और इसके अलावा ये ऊपर नूह और गुड़गांव जैसे एरियाज है जो कि हरियाणा में है। तो आप कह सकते हैं ये राजस्थान में भी है और हरियाणा भी है। अब भी ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इन टाइगर्स को लेकर के, यहाँ पे कुछ एक सर्वे हुआ था जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा था। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, आपका उत्तर होगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके कुछ राज्य दिए गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, फिर उसके बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश आपके सामने कुछ राज्य है। आपको देखना है कि ये कौन सा किससे सही रूप से मिला हुआ है। ठीक है, जब जिम कॉर्बेट की बात की जाती है तो ये उत्तराखंड में है, हमने पहले भी कई बार इसको डिस्कस किया होगा, तो आप कह सकते हैं ये तो सही हो गया आपका। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये काफी चर्चा में रहा है बिकॉज ऑफ चीता को अफ्रीका से ला करके यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो एक तो उसकी वजह से ये न्यूज में रहा। दूसरा एशियाटिक लायन जो आपके जूनागढ़ गुजरात में पाए जाने वाले शेर होते हैं, एशियाई शेर जिनको कहा जाता है, उनकी वजह से भी ये काफी चर्चा में रहा था। ये जो है राष्ट्रीय उद्यान वो गुजरात में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आपके लिए ये स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत। उसके बाद रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में ना होकर के ये असम में है, इसलिए आपका ओनली वन, पहला ही केवल सही है, ए आपका उत्तर होगा। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए इनकी लोकेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे आप देखेंगे उत्तराखंड के बारे में, तो जिम कॉर्बेट भी है। फिर इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है जैसे गंगोत्री है, नंदा देवी है, राजा जी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये सारी जो है, या फिर फूलों की घाटी जो कहा जाता है, वो सारे इस जगह पे है। इसके अलावा जो बात करें तो असम में आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे रायमोना भी है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा असम में दिब्रू शिखोवा है, देहल पटकाई है, काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है, ओरांग है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सबको आपको याद करना काफी जरूरी होगा। इसके अलावा हमने बात की थी मध्य प्रदेश के कूनो की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश है, यहां से आप देखेंगे कूनो, यहाँ पे आप देखेंगे कि कूनो, और कूनो के अलावा भी कई जैसे यहाँ पे सतपुड़ा है, इसके अलावा संजय नेशनल पार्क है, इसके अलावा बांधवगढ़ है, कान्हा है, पन्ना है, पेंच है। पन्ना आपको पता होगा कि केन बेतवा की वजह से चर्चा में रहा था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए अगला सवाल, पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कर्नाटक, असम, मणिपुर, तमिलनाडु। अब ये जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है न्यूज में इसलिए था कि कर्नाटक के कुछ हिस्से में जहां जंगल है वहां पे ट्रैकिंग हुआ करती थी, पहाड़ों पे चढ़ने का लोगों को शौक होता है, तो उनको ट्रैकिंग कहा जाता है। लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो भी जाते हैं वहां पे। कर्नाटका सरकार ने कहा है कि अब वहां ट्रैकिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, वो अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग वहां जाते हैं वहां पे कचरा करते हैं, गार्बेज वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे पोल्यूशन की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, वहां के जो वन्य जीव है उनको भी उससे काफी खतरा हो रहा है। इसकी वजह से कर्नाटका सरकार ने बोला कि वहां पर ट्रैकिंग अलाउड नहीं की जाएगी। इसकी वजह से ये चर्चा में था, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा कर्नाटका। यहाँ पे आप देखें ये यहाँ पे कहीं पाया जाता है, और इस जगह पे आपने यहाँ पे आप देखेंगे ये पुष्पगिरी है जो कि कर्नाटका में यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में काफी बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर से या फिर जो चर्चा में रहे हैं नेशनल पार्क या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, तो उनको पूछ लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अहोबिलम मंदिर परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में स्थित है। इसमें नल्लामाला जंगल के भीतर भगवान नरसिम्हा के 9 मंदिर स्थित है। आप में से इसको आपको जो है सही कथन आपको यहां से चुन करके आंसर करना है। अहोबिलम मंदिर, अब ये मंदिर परिसर न्यूज में इसलिए था कि आपको पता होगा उगाड़ी करके तेलुगु नया साल जो होता है उसको उगाड़ी कहते हैं, और उगाड़ी का सेलिब्रेशन यहां पे किया गया था अहोबिलम मंदिर परिसर में। अब उसकी वजह से ये न्यूज में था और हमने ये सवाल बनाया है। अब देखते हैं नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में स्थित है या नहीं। इसके अलावा नल्लामाला जंगल के भीतर नरसिम्हा के 9 मंदिर स्थित है। जब ये जो अहोबिलम है वो नल्लामाला में ही पाया जाता है और यहाँ पे 9 नरसिम्हा के मंदिर है। तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, सही है। लोकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे ये मंदिर है आपके सामने और अच्छी कलाकृति की हुई है यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका श्रीशैलम है और ये आपका अहोबिलम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये खाली पॉइंट नहीं है, ये पूरा एरिया जो है आपका ये नागार्जुना सागर श्रीशैलम का एरिया है, क्योंकि ये एक जंगल है और उसी के अंदर कहीं पे ये अहोबिलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स मौजूद है जहां पे उगाड़ी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं यहाँ पे वो सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल जो कि है छठा सवाल। तुंगभद्रा बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बल्लारी जिले में निर्मित बहुउद्देशीय बांध है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह कर्नाटक के 6 लंबे समय से सूखा प्रभावित जिलों बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कडप्पा और कुर्नूल की जीवन रेखा है, ठीक है। यहां पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में जो चीज लिखी हुई है कि ये कर्नाटका के 6 हटा दीजिए क्योंकि कर्नाटका की 3 जिलों में से है और अगले जो है 3 जिले जो है वो अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश के जिले हैं, ठीक है। तो तुंगभद्रा बांध और ये पूरा चीज चर्चा में इसलिए था कि अभी कर्नाटक कह रहा है कि वो तुंगभद्रा नदी पे एक और बांध बनाना चाहता है क्योंकि वो उनको पानी की कमी है और इसकी वजह से वो बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो तेलंगाना राज्य है वो इसके खिलाफ है क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां बांध बने जिसकी वजह से उनके स्टेट में पानी की कमी हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये पूरा इशू चर्चा में था और हमने ये सवाल बनाया है। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर भी कहा जाता है, ये एक बहुउद्देशीय बांध है जो कि कर्नाटका में है, तो ये आपका सही है। इसके अलावा कर्नाटका के लंबे समय से सूखा प्रभावित जिलों में बेल्लारी, कोप्पल और रायचूर और पड़ोसी राज्य में अनंतपुर, कडप्पा और कुर्नूल की जीवन रेखा, तो ये भी आपका सही है। आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आके हम लोग एक बार इसकी लोकेशंस देख लेते हैं। यहां पे ये बांध की आपकी लोकेशन है और ये जो नदी जा रही है ये आपकी तुंगभद्रा नदी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये कौन सी नदी के रिवर सिस्टम का हिस्सा है या फिर यूं कहें कि कौन सी नदी की सहायक नदी है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो नदी यहां से आ रही है ये आपकी मेन नदी है और ये आपकी तुंगभद्रा जो है इसकी सहायक नदी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सी नदी की यहाँ पे बात हो रही है। जब हम देखें ये वाली लोकेशन तो आप देख पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पे ये देखेंगे कि ये तुंगभद्रा नदी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कहीं ना कहीं थोड़ा बॉर्डर यहाँ पे आता है। और दूसरा, ये कर्नाटका से होते हुए निकलती है जो कि कुछ आंध्र प्रदेश में बहती है, कुछ तेलंगाना में। अब अगर यहाँ पे बांध बनता है तो ये जो नीचे के स्टेट है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि नदी इस तरफ बह रही है। तो ये जो है नदी के प्रवाह की ओर में जो नीचे वाले राज्य होंगे वो आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होंगे। अब यहां अगर बांध बना देंगे तो ये पानी इनको पहुंचने में कठिनाई होगी, ठीक है। इसकी वजह से तेलंगाना जो है इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये मैंने बताया कि दोनों ही उत्तर इसमें आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है, उत्तर होगा आपका सी। अब आ जाते हैं अगला सवाल जो कि है 7वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय लॉरेल या फिर सिल्वर ओक का पेड़ दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के क्षेत्रों का मूल निवासी है और उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में बढ़ता है। कोंडा रेड्डी जनजाति गोदावरी क्षेत्र में पापीकोंडा पहाड़ी श्रृंखला में रहने वाली एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है जिसे हम लोग पीवीटीजी बोलते हैं, ठीक है। इन पीवीटीजीज के लिए अभी रिसेंटली एक बहुत बढ़िया स्कीम लॉन्च की गई थी हमारी सरकार के द्वारा, पीएम जनमन। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ जब हम बात कर रहे हैं सिल्वर ओक की, तो अभी कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर जो है इस एरिया में गए थे और उन्होंने इसके तने को काटने की कोशिश की। जब तने को काटा तो पता चला उसके अंदर से पानी निकल रहा है। तो इसके लिए उन्होंने जब पूछा वहां के आसपास के लोगों को, तो वो आसपास के लोग और कोई नहीं, ये कोंडा रेड्डी जनजाति ही है, ठीक है। तो इन्होंने जब पूछा तो इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा होता है, ये इनका एक ट्रेडिशनल नॉलेज था जो कि इन्होंने इनके साथ शेयर किया। इसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पेड़ की तो आगे देख लेते हैं। ये जो है कोंडा जनजाति के लोग हैं आपके सामने, ठीक है।
और ये मोस्टली जो है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क या जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके आसपास के एरिया में ये पाए जाते हैं। ये आपका पापीकोंडा है और ये जो रिवर है आपकी गोदावरी रिवर है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पापीकोंडा एरिया में गोदावरी के तट के आसपास ये जो है ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो वहां पे पाई जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पेड़ के बारे में क्या खासियत है। इंडियन सिल्वर ओक, भारतीय लॉरेल को इंडियन सिल्वर ओक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वैज्ञानिक रूप से फिकस मैक्रोकार्पा कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय पेड़ है, जो कि मुख्य रूप से एशिया, पश्चिमी प्रशांत द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर देखें तो आपके जो दोनों स्टेटमेंट थे वो आपके सही स्टेटमेंट थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की सिल्वर ओक के बारे में, जो कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों जगह में पाया जाता है। ये पूर्व एशिया या फिर यूं कहें एशिया के निचले हिस्सों में और भारत के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। इसके अलावा कोंडा रेड्डी जनजाति, जो हमने देखा कि गोदावरी क्षेत्र में पापीकोंडा पहाड़ी श्रृंखला जो है, पापीकोंडा प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके आसपास पाई जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, उत्तर होगा सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 8वां और ये हमारे सेशन का लास्ट सवाल होगा। उसके बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1792 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास वेधशाला की स्थापना की, जो कि दुनिया के इस हिस्से की सबसे अपनी तरह की पहली ऐसी यू कैन से वेधशाला थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा, ये चारों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, आपको चुनना है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वेधशाला में किए गए सन स्पॉट अवलोकनों के से ओवरशेड या फिर एवरशेड प्रभाव की खोज की गई थी। एवरशेड प्रभाव की यहाँ पे खोज की गई थी। ये दूसरा स्टेटमेंट आपका। तीसरा, हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को इसने अपनी 125वीं वर्षगांठ भी मनाई। अब ये सिंस 125वीं वर्षगांठ बनाई गई थी अप्रैल में, इसकी वजह से ये चर्चा में था और इसलिए सवाल लिया गया है। इतनी लंबी अवधि के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाली डिजिटल छवियां पेश करने वाली यह एकमात्र वेधशाला है। यहाँ पे जब ये छवियों की बात कर रहे हैं, ये कि सूर्य की जो है पिक्चर्स लेता है, इमेज लेता है। ठीक है, और इसीलिए ये फेमस भी है। अब यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? खगोलीय वेधशाला नैनीताल, माउंट आबू इंफ्रारेड वेधशाला, भारतीय खगोलीय वेधशाला हानले और या फिर कोडाईकनाल वेधशाला। ठीक है, कोडाईकनाल सौर वेधशाला। अब यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया हिंट दिया हुआ है। यहाँ पे मद्रास वेधशाला की स्थापना की गई थी, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साउथ इंडिया में मद्रास से रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब तमिलनाडु में कहीं पे। खगोलीय वेधशाला नैनीताल, ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा, माउंट आबू इंफ्रारेड वेधशाला, अगर आपको पता है माउंट आबू कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में है और राजस्थान में है, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर तीसरा है भारतीय खगोलीय वेधशाला हानले। अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा हानले में अभी कुछ दिन पहले ही एक डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की गई है, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, जब ये लद्दाख की यहाँ पे बात हो रही है तो ये सीधी सी बात है कि दक्षिण में तो होने से रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर कोडाईकनाल सौर वेधशाला, जो कि तमिलनाडु में है और ये अपना सही उत्तर भी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अगला आपके लिए अभ्यास प्रश्न, क्योंकि हमारे जो आज के सेशन के जो सवाल थे वो पूरे हो गए। उससे पहले आप देख लीजिए, ये है कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी या फिर यूं कहें कोडाईकनाल सौर वेधशाला। ठीक है, ये आपको जैसे मैंने बताया कि इन्होंने 125वीं वर्षगांठ मनाई है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1899 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस सेल के बारे में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर आप देख लीजिए। 21 और 23 अप्रैल 21 से लेकर के 22 अप्रैल तक आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि लगभग 40% है। और ये आपको ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल रहेगा। आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न के तौर पे आप देख सकते हैं, हाल ही में खटिया गांव और पड़ता बेट 2 जगह खबरों में देखी गई है, जिनका संबंध किससे है? पुरातात्विक उत्खनन से। दूसरा है कि किसी संक्रामक रोग का व्यापक रूप से फैलना, कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थल या फिर आदिवासी त्योहार। आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना है, इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि आप इसी तरीके के और भी कई वीडियोज हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप उन्हें देखकर अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।